हेलो चैंपियंस, स्वागत है इस केमजिन के खूबसूरत के वीडियो पर। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 1 पे हमने डिस्कस करा था रेट के बारे में, जो बेसिक डेफिनेशन था, कैसे रेट डिटरमाइन करना है कोई भी केमिकल रिएक्शन से। डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, जो समय के साथ रिएक्टेंट का घटना, वो डिसअपीयरेंस होता है रिएक्टेंट का। अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सो रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस के साथ हमने लेक्चर को बहुत ही बेसिक से बहुत हाई लेवल से चर्चा करे थे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट पे जो इफेक्ट पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन का, प्रेशर का, कैटलिस्ट पर, जैसे कि आपका रेट डिटरमाइन होता है कोई भी रिएक्शन का, वो डिस्कस करके उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखना है कोई भी रिएक्शन से, और भी सारे जो रिलेशन होता है यूनिट्स का, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। रेट कांस्टेंट का ऑर्डर के साथ रिलेशंस, उसके फीचर्स रेट कांस्टेंट का, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैंने बताया था पिछले क्लास में रेट, कोई भी रेट रिएक्शन कैसे लिखना है। जैसे कि मैं बता रहा था 3A प्लस 2/5B फॉर्मिंग एनी प्रोडक्ट लाइक 4C. So how to write the rate of reaction of this chemical reaction? So पहले rate is equal to reactant A के हिसाब से मैं लिखेंगे तो कैसा लगेगा, माइनस dA/dt। उसका इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A विच इज़ इक्वल टू ऑलवेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, मतलब माइनस dB/dt। कोई एक और एक टर्म है जहाँ पर यहाँ पर स्टोइशियोमेट्री 3 आएगा, स्टोइशियोमेट्री 3, यहाँ पर इसका स्टोइशियोमेट्री 2/5। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से इसको रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस dC/dt। ओके, उसका स्टोइशियोमेट्री उसका फ्रैक्शन के नीचे आएगा, देखिए 4 आएगा। उसको हम अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा 1/3 माइनस dA/dt इज इक्वल टू 5/2 माइनस dB/dt 1/4 dC/dt। वो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट का घटना इस माइनस का रिप्रेजेंटेशन है, दोनों रिएक्टेंट है, इस वजह से माइनस साइन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था, उसका फॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव साइन, प्रोडक्ट का होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। और जो भी स्टोइशियोमेट्री होते हैं उसको रेसिप्रोकल करके लिखना है। 3 होता है तो 1/3, 2/5 होता है, 5/2 और 4 होता है 1/4, क्योंकि वो फ्रैक्शन के नीचे आएगा, डिनोमिनेटर पे आएगा, तो इस वजह से 3 1/3 हो जाता है। अच्छे से रिप्रेजेंटेशन वो होता है, उसका जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है। बट आज डिस्कस करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर्स है जो रेट के साथ खिलवाड़ करेगा और आपको टाइम कितना समय के बाद मिलता है, कितने समय के बाद प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने टाइम पे मिलेगा, वो डिसाइड करेगा कौन से फैक्टर्स, वो डिस्कस करने वाले। पहला फैक्टर मैं लिखने जा रहा हूँ, हेडिंग देंगे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो काइनेटिक्स का नेचर जानने के लिए वो सभी फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो पहला फैक्टर है वो मैं पहले लिखने के पहले मैं एक डिस्कस करने वाला हूँ। रिएक्टेंट, हमको पता है रिएक्टेंट कौन होता है, जो रिएक्ट करता है और कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट पे, तो मालूम है। सो रिएक्टेंट कितना तेज़ी से प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, वो हमको रेट ऑफ रिएक्शन का ज़्यादा होना बता रहा है। जितना तेज़ी से हो रहा है मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। वो कौन से फैक्टर डिसाइड होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहले रिएक्ट करेगा, फिर प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, पहले इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहले इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन पहले स्टेप पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन।
फिर इंटरेक्शन में क्या होगा, कोलिजन होगा। तो कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कोलिजन होने के बाद क्या होने वाला है। मैं एक रिएक्शन जैसे कि लिख रहा हूँ, ए बी मॉलिक्यूल है और सी डी मॉलिक्यूल है, उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो पहले क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होंगे, इसके साथ इससे इंटरेक्ट होगा, इस वजह से इसका कोलिजन होगा, इस बॉन्ड ब्रेक होगा। सी डी ए बी बॉन्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, सी डी मॉलिक्यूल भी ब्रेक होगा। तो ए बी बॉन्ड ब्रेक होकर सी डी बॉन्ड ब्रेक होकर फॉर्मेशन होगा, जैसे कि ए सी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, बी डी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्यों हो रहा है, पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करा था, इसके हिसाब से कोलिजन हुआ था। कोलिजन होने के बाद क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ था, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन, ठीक है। सो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इसके बाद हुआ था, कोलिजन के बाद। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन होकर उतना तेज़ी से प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, केमिकल चेंज। बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा, केमिकल चेंज दिखने को मिलेगा, ठीक है। केमिकल चेंज पे लास्ट स्टेप पे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन से तरफ लेके जाएगा। केमिकल चेंज टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ऑल दिस स्टेप्स आर रिक्वायरमेंट, बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होंगे, मतलब कोलिजन होना शुरू होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, इससे बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन, उसके साथ केमिकल चेंज एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसके लिए जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पे दिखाई देगा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन सी रिएक्शन होने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेट ऑफ रिएक्शन indirectly depending on the number of collisions of reactant molecules. Okay, this is now easy. Why actually is happening here, because without collision bond breaking and formation is not happening. So collision between reactant molecules is necessary for this faster rate of reaction. rate तभी बढ़ेगा जब कोलिजन ज़्यादा होने दिखाई देगा। कोलिजन किसके हिसाब से, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के हिसाब से, ठीक है। तो तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतना जल्दी मिलेगा आपको। नंबर ऑफ कोलिजन मतलब मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ जिस पे 2 कंटेनर हिसाब से मैं उसको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। एक कंटेनर पे कम मॉलिक्यूल्स है और एक कंटेनर पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, एक सेम वॉल्यूम का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। एक पे कम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन वही तो होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होता है। इस वजह से कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन से बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन होगा, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के हिसाब से प्रोडक्ट उतना जल्दी मिलेगा आपको। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, आप बोल सकते हैं इंडायरेक्टली कोलिजन ज़्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट तेज़ी से प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होगा। पहला जो फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज़ द फर्स्ट वन फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो आपको रेट लॉ की तरफ लेके जाएगा, जो बाद में फिर डिस्कस करूँगा रेट लॉ क्या होता है। तो इसको पहले नोट कर लिया। तो मैं दूसरे जो और एक फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा वो है टेम्परेचर। वो सिंपल है, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर अपने जो आप एक रूम पे बैठे हैं तो रूम का जब फायर लग जाता है तो क्या करते हैं आप उसको दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसको फायर के साथ एनर्जी फील हो रहा है। सो टेम्परेचर भरा हुआ है, तो टेम्परेचर भरेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, मतलब क्या उसका कोलिजन होने के चांस बढ़ेंगे। तो इस वजह से आप लिख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ सकेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन
इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस विच directly means rate of reaction also increases. So temperature is another factor which is affecting on rate of reaction. This is directly proportional. Okay, so next factor which is the nature of reactant. Nature of reactant means वो क्या चीज़ है, मैं दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, दोनों का बॉन्डिंग नेचर अलग है, ठीक है, दोनों का बॉन्डिंग नेचर अलग है। जैसे कि ए और बी एक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है CD, और एक एटॉमिक मॉलिक्यूल, दो डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इसको नेचर बॉन्ड ब्रेकिंग अलग अलग होगा। मैं पकड़ रहा हूँ AB का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, AB इज स्ट्रॉन्गर AB बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ओके, AB बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, देन CD बॉन्ड, ओके, मतलब इसका AB बॉन्ड बहुत इजीली से नहीं ब्रेक होगा, CD बॉन्ड इजीली से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो CD बॉन्ड वीक है, AB बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इस वजह से इजीली से नहीं ब्रेक होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, जब इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट साइड पे होगा, इसका CD बॉन्ड जब रिएक्टेंट साइड पे होगा तो वो इजीली से प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होएगा, क्योंकि इसका इजीली से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो प्रोडक्ट के लेस रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज इजीली से कन्वर्ट नहीं हो रहा है, CD बॉन्ड जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। कैसे पता चल रहा है, वीक बॉन्ड तेज़ी से बन रहा है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जल्दी प्रोडक्ट पे बनेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बोल सकते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट के साथ भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट द अनदर फैक्टर्स which is actually affecting on the rate of reaction very important, which is catalyst actually generally increases. So catalyst is the another factor affecting on the rate of reaction. कैसे होता है, catalyst generally increases rate of reaction by providing alternate path, मतलब और एक अलग रास्ता प्रोवाइड करता है। alternate path where is low activation energy, वो क्या चीज़ है, स्टार्टिंग होने में एनर्जी कम लगता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस होने की वजह से उस पाथ में, जो इस पाथ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, उस पर स्टार्टिंग पे एनर्जी कम लग रहा है। कैटलिस्ट के एब्सेंस पे उस पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होने पर रिएक्शन धीरे धीरे पास हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक रिएक्टेंट है, उसका प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होना ज़रूरी है। पहले के टाइम पे जहाँ पर ऐसे कन्वर्ट हो रहा था, जहाँ पर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन था, ये वाला प्रोसेस पाथ क्या है, अनकैटलाइज्ड पाथ है, जिस पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट कोई प्रेजेंट नहीं था। कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे एक कैटलिस्ट यहाँ पर प्रेजेंस था, जो क्या कर दिया, पाथ का डिस्टेंस ऑल्टरनेटिव पाथ ऐसा प्रोवाइड करा था, जिस वजह से यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी घट गया, एनर्जी कम लगेगा अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने में, तो तेज़ी से होगा। तो मतलब कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिंग पाथ वेयर इज लो एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज द ऑल्टरनेटिंग पाथ प्रोवाइडिंग थ्रू दिस कैटलिस्ट। So catalyst, this is actually catalyst इंक्रीजेस करता है, क्योंकि मैंने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमारा क्या ज़रूरी उद्देश्य क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए कैटलिस्ट, जो कोई भी एक रिएक्शन का कोई भी चेंज नहीं होगा, कैटलिस्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट में सीधा क्या करेगा, उसका एक पाथ प्रोवाइड करेगा जिस पे एक्टिव एनर्जी कम लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सिक्वेंटली बढ़ जाएगा। वो चारों जो फैक्टर्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज कर रहा है आप देख चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ता है, क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होता है, तो कोलिजन से बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड में तेजी से होता है। टेम्परेचर सिमिलरली इफेक्ट करता है कोलिजन पे ऊपर,
जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसका बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी से टूट जाएगा और प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेस ऐसे करते हैं, मैंने अभी बताया। तो ये चारों पॉइंट को अच्छे से नोट करना, कभी कभी क्वेश्चन पे पूछता है। तो अभी जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रेट लॉ आपको मिला था, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर्स उसको और डिटेल पे समझना ज़रूरी है। बता रहा था रेट लॉ के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन में एक कॉन्सेप्ट वी कंसिडरिंग ए रेट रिएक्शन, कैसे रिएक्शन बी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेट कैसे लिख रहा है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, बता रहा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट्स है आपके पास ए और बी, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स के हिसाब से मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखेगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। पावर मतलब यहाँ पर क्या होगा, पावर x हो सकता है, y हो सकता है, a to the power x, b to the power y. So rate is directly proportional to the concentration of reactants raised to some power. So this is the rate law. This is called rate law. This is rate law expression, okay? जो हम जानते हैं rate law expression. So rate is directly proportional to a to the power x, b to the power y, where x and y, where x is the order of reaction, ठीक है, order of reaction with respect to A, where y is equal to order of reaction with respect to B, ठीक है। तो दोनों आपको मिला है, order of reaction with respect to A, order of reaction with respect to B, whereas rate मैं अब लिखूँगा, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको रेट कांस्टेंट बोलेंगे। अब बताएंगे बी एंड वाई। सो यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट, ओके, रेट कांस्टेंट क्या है, पर रेट कांस्टेंट है, एक्स और वाई मिलके होता है एन, जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अच्छा, अच्छे से नोट करें, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो मैं जो बता रहा था रेट कांस्टेंट के, सो के इज द proportional to the constant of this rate law expression, where rate is directly proportional to concentration raised to power some power x and y, where x and y may or may not equal to stoichiometric कोफिशिएंट। मतलब क्या है इसका कोफिशिएंट का, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मतलब ए और बी, एक्स इक्वल टू ए हो भी सकता है, वाई इक्वल टू बी हो भी सकता है, बट नहीं भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करा जाता है। रेट, इसका पावर जो होगा ना कॉन्सेंट्रेशन का, वो एक्सपेरिमेंटल होता है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन होगा जिस पे जो स्टोइचियोमेट्री एक्स के साथ ए और एक्स के साथ नहीं मिलेगा, बी और वाई सेम नहीं होंगे, मतलब एक्स एंड वाई मे और नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, समझे। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे कि आप बहुत सारे रिएक्शन देखते हुए होंगे, CCl3, ठीक है, क्लोरीन मिल के CCl4 बना रहे हैं, ठीक है, CCl4 और HCl बनेगा आई थिंक, ठीक है, CCl3 HCl बनेगा। इस रिएक्शन पर आप कैसे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, CHCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और बैलेंस ही है, केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस ही है, आपको क्या मिल रहा है, CHCl3 और Cl2 कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाफ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हाफ आएगा, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया है कि क्लोरीन का जो कॉन्सेंट्रेशन और रेज टू पावर हाफ, वो इस पे डिपेंड कर रहा है, रेट डायरेक्टली 1 ही होगा, वो एक्सपेरिमेंटली रेट होता है,
एक्सपेरिमेंटली रेट डिसाइड करा जाता है, ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म मिलकर क्लोरीन मिलकर जो CCl वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहे हैं, उसका क्लोरीन का पावर हाफ होता है रेट का एक्सप्रेशन पे। सीधा ऐसा नहीं हो सकता। Cl2 दिखने में ऐसा लग रहा है, आप बताएंगे तो थियोरेटिकली ऐसा होगा, किंतु एक्सपेरिमेंटली आपको उसके ऊपर हाफ दिखाई मिलेगा, ठीक है। CaCl3 Cl2 CCl4 HCl मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं ऑर्डर जो होता है X+Y जो मिलके जो ऑर्डर बनाता है वो भी एक्सपेरिमेंटली होता है। कोई भी रिएक्शन परफेक्टली थियोरेटिकल रूल से नहीं बनता है, आपको एक्सपेरिमेंटली भी जाना पड़ता है ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अब देखेंगे यूनिट का जो रेट कांस्टेंट होता है उसका फीचर्स क्या है और यूनिट क्या है, ठीक है। चलिए फीचर्स और यूनिट के हिसाब से देखते हैं। फैक्टर्स चला गया, अभी हम देखेंगे यूनिट क्या होता है और नेचर्स क्या होते हैं। जो रेट कांस्टेंट बता रहा था, सो रेट कांस्टेंट पहली चीज़ तो इट डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कोई भी हो, कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट उस रिएक्शन का कभी भी जो रेट कांस्टेंट है मतलब के का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट आप रिएक्शन सेम है, उसका रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तभी उसका रेट कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मैं बता रहा था A B मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स से A B मिल एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैं पहला एक मोल है रिएक्टेंट, मैं 2 मोल कर रहा हूँ, अभी भी इसका के ही होगा, अभी भी पहले भी के था, अभी भी के होगा। मैं इसको 3 मोल कर रहा हूँ, उसका अभी भी के होगा। प्रोडक्ट पे सेम प्रोडक्ट अलग होगा बट रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी भी उसका रिएक्शन चेंज नहीं करा है, रिएक्टेंट सेम है, लेकिन मैंने कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाया, बट लेकिन रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा। सो इट डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर के साथ चेंज होता दिखाई देगा रेट कांस्टेंट। और एक चीज़ है मैं बताऊंगा, ए बी एक रिएक्टेंट लेट से सी डी और एक रिएक्टेंट्स, उसका जो प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होना एक रेट कांस्टेंट होगा K1 और इसका अलग होगा K2। मतलब अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट दिखाई देगा, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके लिए, एक रिएक्टेंट के लिए, एक ही रिएक्शन के लिए। अगर अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए आपको अलग अलग रेट कांस्टेंट अलग होगा, ठीक है। मतलब इसका कैसे लिखेंगे, फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर डिफरेंट reactants rate constant changes, ओके। रेट कांस्टेंट किस नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट चेंजेस, ओके। चौथा पॉइंट, जो रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट depends on order of reaction, order of reaction. So units of rate constant depends on order of reaction। कैसे, मैं जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था रेट इज इक्वल टू के लेट्स से a टू द पावर x b टू द पावर y, जो पहले का रिएक्शन का था, तो ऐसा एक रिएक्शन रेट और रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उससे मैं इसका यूनिट निकलने जा रहा हूँ। तो ऐसा यूनिट कैसे लिखेगा, के इक्वल टू रेट अपॉन ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब बताओ रेट का यूनिट क्या होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था, रेट मतलब R2 प्रोडक्ट लेट से R2P
रिएक्टिंग टू प्रोडक्ट, तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस dr अपॉन dt, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख सकते क्या, मतलब इसका रेट का यूनिट होगा, रेट का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सेकेंड इनवर्स। तो इसको यहाँ पर बिठाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सेकेंड इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सेकेंड इनवर्स, सो ए टू दी पावर एक्स, मतलब ए भी एक कॉन्सेंट्रेशन है, बी भी एक कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर एक्स, बी कॉन्सेंट्रेशन है, सो कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर वाई। सो यहाँ पर एक्स और वाई कॉन्सेंट्रेशन सेम है, पावर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन होल टू दी पावर एक्स प्लस वाई। पहले भी लिखा था एक्स प्लस वाई, मतलब ओवरऑल ऑर्डर मतलब एन होगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। सो कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड इनवर्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड इनवर्स, और नीचे पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटिव पावर एन, बिकॉज एक्स प्लस वाई एन था। तो अभी आपका जो यूनिट आएगा के का क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 और एन, 1 माइनस एन होगा, डिवीजन पर माइनस होता है, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन where rate constant depending on the order of reaction, this is the expression। आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन होल टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज एन। आपको ऑर्डर मिलेगा, यूनिट पूछेगा रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट देगा, आपको ऑर्डर पूछेगा, अभी दिखाऊंगा कैसे पूछेगा क्वेश्चन पे। चलिए सॉल्व करना, अभी वो एक्सप्रेशन याद रखना है आपको। क्वेश्चन आपको पूछेगा अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, जैसे 0 ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पर एन का वैल्यू 0 ऑर्डर पुट करूँगा, और से 0 ऑर्डर के लिए 0 ऑर्डर मतलब एन इक्वल्स टू 0, यहाँ पर एन इक्वल्स टू 0 पुट करने पर के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, एन का वैल्यू 0, कॉन्सेंट्रेशन 1 सेकेंड इनवर्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर पे भी लिख सकते, सो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। वो 0 ऑर्डर का यूनिट ऑफ के क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेट्स से सेकेंड ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू 2 होगा, पुट करो एन का वैल्यू 2, तो कॉन्सेंट्रेशन होल टू द पावर 1 माइनस 2, मतलब -1 होगा, यहाँ पर -1 होगा, 2 पुट करने पे सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड इनवर्स, मतलब मोल पर लीटर, मतलब मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, हमेशा सेकेंड इनवर्स देखने को मिलेगा, टाइम कोई भी हो सकता है, मिनट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, बट आप स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, आपको उल्टा करके पूछेगा, ठीक है। आप निकालो 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर तो निकाल चुके हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर के साथ भी निकाल सकते हो, यहाँ पर 1 पुट करना है, ठीक है। तो अभी मैं उल्टा करके दिखाऊंगा, आपको यूनिट देगा, आपको ऑर्डर निकालने को बोलेगा, कैसे निकालने को बोलेगा, इसको मिटा देंगे, तो मिटा कर क्या बोलेगा, आपको अभी निकालना है ऑर्डर, आपको यूनिट देके चला जाएगा, आपको ऑर्डर निकलना है। लेट्स से इफ ए केमिकल रिएक्शन having rate constant सेकेंड इनवर्स बोल रहा है आपको, सो what will be the order of reaction, what will be the order of reaction। आपको उल्टा बोला है, मैं तो अभी दिखा रहा था, ऑर्डर मिला है आपको तभी आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया है, हैविंग रेट कांस्टेंट यूनिट, यहाँ पर यूनिट लिख लो, हैविंग रेट कांस्टेंट यूनिट सेकेंड इनवर्स, जो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है आपको। तो पहले इसको नोट सॉल्व करने से पहले कैसे निकालते हैं
ऑर्डर इक्वल टू माइनस पावर ऑफ मोल, आपको देखने को मिल रहा है यूनिट पे मोल होता है, तो माइनस पावर ऑफ मोल माइनस पावर ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन आपको याद करना होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पे सॉल्व करना है। ऑर्डर इक्वल टू माइनस ब्रैकेट पे पावर ऑफ मोल माइनस पावर ऑफ टाइम। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सेकंड इन्वर्स का क्या होगा, यहाँ पर कोई मोल का कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मोल क्या होगा 0, तो मैं 0 पुट कर रहा हूँ। माइनस पावर ऑफ टाइम कितना है -1, कितना है -1, तो -1 लिख रहा हूँ। तो माइनस माइनस +1 मतलब वो फास्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप दिख भी सकते हो, उल्टा करके प्रोसेस दिख भी सकते हो। मैंने एक्सप्रेशन क्या लिखा था कि इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन होल टू दी पावर 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 पुट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब सेकेंड इन्वर्स ही रहेगा अल्टीमेटली। तो उल्टा करके आपको ऐसे मिलता है। मैंने एक्सप्रेशन बना कर आपको दे दिया, इसको याद करेंगे। कोई भी ऑर्डर आपको कोई भी रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको पूछे कोई भी रिएक्शन का, आप बता सकते कौन सा वाला ऑर्डर होगा रिएक्शन का। ठीक है, कौन ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, कोई भी ऑर्डर पूछे आपको निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे माइनस पावर ऑफ मोल माइनस पावर ऑफ टाइम। दो टाइप के कुछ सवाल आते हैं, पहले रेट कांस्टेंट देकर आपको ऑर्डर पूछेगा जैसे मैंने अभी पूछा, और पहले वाला था आपको ऑर्डर देकर रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा। ठीक है, हो गया। और एक टॉपिक है, और एक रिलेशन आपको देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके साथ सवाल आते हैं। चलिए, तो हेडिंग देखेंगे, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट of appearance and disappearance। ठीक है, reaction of rate constant of appearance and disappearance with rate constant of reaction। ये क्या चीज़ है? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन तो अभी समझ के आए थे जो के क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, अभी तो समझ के आए थे वो क्या चीज़ है। रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या चीज़ है, इसके लिए फिर से हमको एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। फिर से एक रेट केमिकल रिएक्शन लेते हैं। चलिए, ए और ए मिलकर, बी और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और सी, डी और डी, ऐसा एक केमिकल रिएक्शन। उस हिसाब से हम रेट लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अभी बताओ, रेट इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पावर सम लेट से एक्स और बी वाई। अब तो पता नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, समान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं बता चुका हूँ। तो के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर आई विच इज़ रेट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दिस इज रेट। मैंने पिछले टाइम पे बताया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस के हिसाब से कैसे लिखना है रेट। सो रेट इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/a, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू सिमिलरली 1/b माइनस डी बी बाई डी टी, वो तो रिएक्टेंट के हिसाब से था, प्रोडक्ट के हिसाब से 1/c डी सी बाई डी टी, 1/d डी डी बाई डी टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, वो दोनों रेट का एक्सप्रेशन है, ये वाला रेट लॉ से मिला है आपको, ये वाला रेट डिसअपीयरेंस अपीयरेंस के हिसाब से मिला है। तो इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल, इसका इक्वेशन इसके साथ समान होगा। सो के हम देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई which is equal to 1/a minus dA by dt equal to 1/b minus dB by dt। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 1/c
डी सी बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई डी 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 बाई डी टी विच इज़ इक्वल। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन ए वाला टर्म फुल इस टर्म के इक्वल है, मतलब ए वाला टर्म इसके साथ इक्वल होगा, ए वाला टर्म इसके साथ इक्वल होगा, ए वाला टर्म इसके साथ, ए वाला टर्म इसके साथ समान होगा, सभी के लिए इक्वल होंगे ए वाला टर्म। वही तो मीन कर रहे हैं, तो मैंने एक टर्म के साथ इसको इक्वेट करके दिखा रहा हूँ, सभी के साथ सेम प्रोसीजर फॉलो होगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कोई भी टर्म के लिए मैं इस रिएक्टेंट के हिसाब से लिख रहा हूँ, एक के हिसाब से लिखेंगे तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के साथ a टू द पावर x b टू द पावर y विच इज़ इक्वल टू 1 बाई ए माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी हो गया। तो मतलब यहाँ पर a वाला टर्म यहाँ पर इंटू करेंगे तो मैं इस ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू ए के a to the power x b to the power y. Now the concept is required. Where these concept both are rate constant of this reaction. Rate constant of this reaction. Another constant coming from stoichiometry of this A rate reactant A. So new this whole A K form new rate constant which is called Ka. This is rate constant of disappearance of A, disappearance of A Ka which is another rate constant, but किसका disappearance of A, इस whole reaction का नहीं है, इस A का डिसअपियर होने के लिए जो नया रेट कांस्टेंट बनेगा वो Ka डिसाइड कर रहा है। कैसे? K वैल्यू A into K where A is the stoichiometric coefficient of reactant A, K is the reaction का जो रेट कांस्टेंट है वो K है। ठीक है, तो K A इक्वल टू A इंटू K, A K से आपको K मिला। सिमिलरली आप बोल सकते हैं K B क्या क्या होगा, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। आप बोल सकते हैं KC का प्रोडक्ट क्या क्या होगा, सिमिलरली सब सेम करके देख सकते हो आप। C का इनटू उसका रेट सबका रेट कांस्टेंट सेम है, इस रिएक्शन का KC इक्वल टू C इंटू K। सिमिलरली D का बताओ जिसका क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। ठीक है, इसका D इंटू K सभी का सेम होगा, ऐसा एक्सप्रेशन बनने को मिलेगा आपको। उसका मतलब अब ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा दो तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, जो नया कांस्टेंट बढ़ रहा है उसको हम AK को क्या बोल रहे थे, KA बोल रहे थे। आप बता सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, आप इसको लिखेंगे तो इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख लेंगे। इसका मीन कर रहा है क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। बट अब मैं ओवरऑल का बात कर रहा हूँ, ओवरऑल क्या लिखेंगे, के ए मतलब रेट ऑफ कोई भी रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, के हिसाब से अपीयरेंस, के बी के हिसाब से अपीयरेंस, के सी के हिसाब से डिसअपियरेंस, के डी के हिसाब से डिसअपियरेंस। मैं डिसअपियरेंस अपीयरेंस सभी के लिए उसका रेस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्री जो कोफिशिएंट होगा इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, मैंने बताया था, अभी भी बताया। ओवरऑल एक्सप्रेशन ऐसा दिखने को मिल रहा है आपको। कोई भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस कोई भी हो सकता है, यहाँ पर डिसअपियरेंस है, उसका नया जो स्टोइशियोमेट्री है, स्टोइशियोमेट्री, ठीक है, स्टोइशियोमेट्री रेट कांस्टेंट। मैं ऐसा वाला जो बताऊँ था, मतलब के ए इक्वल टू के हो सकता है, के बी हो सकता है, के डी भी हो सकता है, के सी भी हो सकता है, कोई भी ए डिसअपियरेंस उसका रेस्पेक्टिव ए बी सी डी उसका स्टोइशियोमेट्री और के मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कोई भी हो सकता है।
उसके हिसाब से आपको वे वाला जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है, किसके हिसाब से, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस के और रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन का, जो रेट कांस्टेंट है के हिसाब से उसका रिलेशन मिलने को मिल रहा है आपको। ठीक है, हो गया। अब एक सवाल करके इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। एक सवाल है, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को लगाना होगा, बहुत ही सिंपल है। पूरे लेक्चर 1 और 2 का जो समअप है इस पे हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिएक्शन ऐसा है N2O5 फॉर्मिंग NO2 एन ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो 2NO2 4 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 10 हो गया। ठीक है, तो ऐसा एक रिएक्शन। तो इसके आपको डाटा ऐसे दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन पे दिया हुआ है -DN2O5 कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम dt विच इज़ इक्वल टू K1 इंटू N2O5 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, पहला आपको डाटा मिला है। सेकेंड डाटा आपको मिल चुका है, ऐसा है कि D ऑफ NO2, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, dt आपको क्या मिला है, आपको K2 इंटू N2O5 सभी सिमिलर है, D ऑक्सीजन। ठीक है, dt प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन K3 इक्वल टू K3 ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऐसा आपको डाटा मिला हुआ है। आपको प्रेडिक्ट करना है, फाइंड द एप्रोप्रिएट रिलेशन, फाइंड द एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3। यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है कि 2 3 4 ऑप्शन देके करते हैं। ओके, ऑप्शन कैसे मिलेगा, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऑप्शन तैयार करने पे इजी हो जाता है। चलिए आप सॉल्व करते थे, शुरू करें, सॉल्व करिए। K1 K2 K3 K1 K2 रहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ऐसा है, चारों ऑप्शन है। पूर K1 इक्वल टू K2 K3 1 नहीं भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, 2K1 K2 K4 K3 2K1 K2 इक्वल टू K3। ऐसा रिलेशन आपको फाइंड करना है, कौन सा अप्रोप्रिएट रिलेशन होगा इस रिएक्शन के, इस डाटा के हिसाब से, क्योंकि आपको मिला हुआ है ऐसा K1 इस रेट का होता है, इस रेट का एक्सप्रेशन पे K2 रेट कांस्टेंट है, इस रेट के एक्सप्रेशन पे K3 रेट कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सीधा अब जानते हैं इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो आप इसका मतलब क्या है, इस टर्म का -DN2O5 dt का बताओ क्या होगा। उसका मतलब है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के साइड पे ऑफ N2O5, समझ रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, करेक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का वो भी बन रहा है, प्रोडक्ट के साइड है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला ए डिसाइड कर रहा है, ये वाला ए डिसाइड कर रहा है। तो मतलब इसका रिएक्टेंट के इस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन वो तो सेम है, ये वाला ठीक करना, यहाँ पर वो भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आप पता है रेट हमेशा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अभी सेम है, अभी ठीक है। तो मतलब वो तो राइट हैंड साइड सेम है और आपको ए वाला डाटा मिला है। आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आपको पकड़ लीजिए, मैं आपको तो अलग अलग रेट कांस्टेंट मिला है, उसका रिलेशन बताना है। मैं ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के पकड़ रहा हूँ। ठीक है, अब बताना मैं क्या लिखूँ इक्वल करने के लिए। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताना, ऐसा लिख सकता हूँ कि क्या नहीं। ठीक है, तो मतलब N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन K1 है, K1 N2O5। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी बताना K1
K1 जो इसका हिसाब से लिख रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन K1 है, ठीक है, वो 2 के इक्वल होगा कि नहीं बताओ। 2 के हिसाब इक्वल होगा K2, क्या होगा K2 का हिसाब क्या होगा 4 के हिसाब से होगा। जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट था K3 क्या होगा, नया कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ ना कुछ तो था यहाँ पर, ऑक्सीजन के कुछ नहीं है, यहाँ पर के समान होगा, ठीक है। आपको सीधा क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट का पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। K1 इक्वल टू 2K होगा, K2 इक्वल टू 4K होगा, K3 इक्वल टू 4K होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का इस पे डिपेंड कर रहा है N2 पे, तो यहाँ पर K होगा, ठीक है। नया वाला K3, K1 K2 K3, ये वाला तो सिविल K होगा, तो मैं इससे लिख सकता हूँ K क्या होगा K1/2, बी वाला क्या होगा K2/4, ये वाला क्या होगा K तो सिमिलर है, उसका तो ज़रूरत नहीं है, तो उसका रेशियो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ K1/2 K2/4 और K, ठीक है। सभी समान है, 4 से इंटू करेंगे तो 2K1 K2 4K3, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे तो 4K3 कैसे मिला आपको 2K1 K2 K3। मैंने क्या किया यहाँ पर K1 इक्वल टू 2K पकड़ा था, K1 इक्वल टू यहाँ पर रिएक्टेंट साइड का जो वो है उसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, जब इस हिसाब से इस रिएक्शंस का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो ओवरऑल के साथ क्या रिलेशन करता है, K1 2 के साथ रिलेशन करता है, मैंने बताया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। और प्रोडक्ट के साथ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, K2 जो K2 होगा वो रिएक्टेंट का उसका जो स्टोइचियोमेट्री होगा उसके साथ 4 के रिलेशन होगा, और ऑक्सीजन का भी सिमिलर होगा K3 के, यहाँ पर कोई भी 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो उसके साथ आपको रिलेशन ये वाला मिल रहा है, आपको मिलाना है कौन सा है का 4K1 नहीं है, ये वाला 2K1 K2 K3 वही मिल रहा है, तो ये वाला ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला करेक्ट होगा, वो पिछले कॉन्सेप्ट से हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से सवाल आते हैं जो बहुत ही लॉजिकल होते हैं। तो आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और एक लेक्चर के साथ आएंगे, ऐसे ही बनाए रखना, ठीक है।